Hello everyone, and super important topic again, the complex numbers. So complex numbers ना देखने में ज़रूर आपको अजीबोगरीब लगेंगे, डरावने लगेंगे, और मे भी बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उन नंबर्स को लेके. बट एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो नंबर्स ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है. ठीक है, जस्ट लाइक रियल नंबर्स, इनकी दुनिया अपनी अलग है. जो चीज़ रियल नंबर में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती है. और जो रियल नंबर्स हमारे होते हैं, जो हम सबसे बड़ा सेट मानते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एक पार्ट है. लाइक बहुत छोटा सा एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी होती है वो वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट है. आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, जेई मेंस तक के, जे एडवांस तक के, सिर्फ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं, साइन ऑफ लेट से 3i कुछ भी लो, इट कैन बी एनीथिंग. तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए से इट कैन बी एनीथिंग, बट द ओनली प्रॉब्लम इज या ओनली थिंग इज कि आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे पढ़नी हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स. रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, देन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं. तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विथ योर बेसिक्स. ओके, स्टार्टिंग ऑफ विथ योर बेसिक्स. तो बेसिक्स में क्या है भाई, क्या बातें हैं, कुछ बातें हैं, और बातें बहुत आसान सी बातें हैं. जैसे कि आपने यहाँ पे बोला 2. अब ये 2 एक रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है. लेकिन अगर इसी 2 के ऊपर मैं एक रूट लगा देता हूँ, अगर इसी 2 के ऊपर मैं एक रूट लगा देता हूँ तो ये एक इरैशनल नंबर बनेगा. तो ये ओवरऑल जो नंबर बन रहा है वो एक इरैशनल नंबर है, लेकिन ओवर ऑल इन ऑल वो एक रियल नंबर है. इरैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये स्क्वायर रूट लगा है, इसके अंदर ये जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव है. जो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है आपका, इसके अंदर जो ये वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए. बट इमेजिनरी नंबर इन्हीं का उल्टा होता है. तो जब हमारे मैथमेटिशियंस लोग थे, जब खोज कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम लोग रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डाल दें तो क्या होगा. बाय डिफ़ॉल्ट रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए और पॉजिटिव आंसर भी आता है. लेकिन अगर मैं रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर डाल दूंगा तो ये पूरी नई ब्रांच बन जाती है मैथमेटिक्स की, और इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर. दिस इज माय इमेजिनरी नंबर. ठीक है, जो रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर ही है, और इसको हम लोग आई के साथ डिनोट करते हैं. तो आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपने लिखा है लेट से रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, है ना, रूट के अंदर -9, मतलब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन मिल जाएगा, ये सारे के सारे आपके इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे. सारे के सारे आपके इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, जो एक छोटा सा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, तो आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. इसकी शुरुआत हुई कुछ यहाँ से कि हमारे मैथमेटिक्स लोग एक दिन बैठे थे और उन्होंने पाया कि भाई x² + 1 0 कैसे हो सकता है ना. तो बुद्धि जब चलाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर आप 1 ऐड कर रहे हो तो 0 कैसे बन सकता है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी. तब ये कॉन्सेप्ट आया कि x की जो वैल्यू होगी, x² की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1, और x की वैल्यू हो जाएगी रूट प्लस माइनस रूट के अंदर -1. ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर -1. तो ये जो रूट के अंदर -1 है यही आपका एक इमेजिनरी नंबर है, और इसी को हम लोग आयोटा बोलते हैं. तो x इक्वल्स टू +n - i. तो ये i क्या सिग्निफाई करता है, i इज द इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा. दिस इज नोन एज आयोटा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो यहाँ पे जो ये i है, यहाँ पे जो ये i है, ये तो आपका इमेजिनरी नंबर है, ये तो आपका इमेजिनरी नंबर है. लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे i² कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे i² कर दूँ तो ये हो जाएगा -1. देखो i है रूट में -1, इसका स्क्वायर कर दोगे तो -1, और ये एक रियल नंबर हो जाता है. ठीक है, तो i एक इमेजिनरी नंबर ज़रूर है, लेकिन i² एक रियल नंबर है. तो यही जो i की हम बात कर रहे हैं, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो इसकी पावर में ही बनते हैं. तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो चीज़ है वो भी क्या है, पावर्स ऑफ आयोटा. पावर्स ऑफ आयोटा. आयोटा मतलब आई जो आप लिखते हो उसी को हम आयोटा बोल रहे हैं. तो इसकी पावर कैसे होती है और क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है वो देख लेते हैं. चलो, अभी हमने बात की थी कि आई की जो शुरुआत हुई थी वो रूट के अंदर -1 से हुई,
अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये -1 बन जाएगा जो एक रियल नंबर है। अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, आई का क्यूब, तो आई का स्क्वायर में आई मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -आई, है ना। अब इसकी पावर अगर 4 ले लोगे तो बेसिकली आप आई स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हो तो ये आ जाएगा 1। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये बेसिक पावर्स ऑफ आयोटा है। लेकिन अगर इसके बाद मैं शुरू कर दूं, अगर मैं आई की पावर 5 लूँ, अगर मैं आई की पावर 5 लेता हूँ तो आप खुद देख पा रहे होगे कि ये आई की पावर 4 इंटू आई है, और आई की पावर 4 होता है 1 इंटू आई, ठीक है। ऐसे आई की पावर अगर मैं 6 ले लूँ तो यहाँ पे आई की पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट -1। तो आई की पावर 5 से ये जो रिपीटिशन है ये होना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेन बेसिक पावर है वो ये 4 पावर्स हैं जो हमें याद रखनी है। इसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाता है। दैट मीन देखो आई की वैल्यू आई की पावर 5 है, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो आई की पावर 5 के बराबर होगी, वो आई की पावर 9 के बराबर होगी, वो आई की पावर 13 के बराबर होगी, आई की पावर 17, है ना, इक्वल, सारी वैल्यूज इक्वल हैं। आई की पावर 17 के बराबर होगी, दिस इज इक्वल्स टू आई की पावर 21। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाएंगी एंड दिस विल गो ऑन, है ना, दिस विल गो ऑन। सिमिलरली भाई आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई की पावर 6 के बराबर है, आई की वैल्यू आई की पावर 10, आई की पावर 14, आई की पावर 18, आई की पावर 22 एंड सो ऑन। सिमिलरली आई क्यूब की जो वैल्यू है दिस इज आई की पावर 7, आई की पावर 11, आई की पावर 15 एंड दिस आई 19, दिस इज आई 23। और लास्ट देखो आई की पावर 4 जो है वो बेसिकली 4 का एक मल्टीपल चलता है ना, 4 का एक मल्टीपल चलता जा रहा है, और 16, 20 एंड 24। तो ये वैल्यूज आपकी देखो चलती जाएंगी, फर्दर चलती जाएंगी। तो ये आई की वैल्यू 4 पावर के बाद रिपीट होती है, आई की वैल्यू 4 पावर के बाद यहाँ पे रिपीट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे आप किसी भी वैल्यू निकालना हो, आराम से उसकी 4th पावर के करीब निकाल लो तो आपका आंसर बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगली बात समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, अगर यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, तो इन सब का सम आ जाएगा 0। देख सकते हैं आप बड़े आराम से, ये देख सकते हो। देखो आई की पावर 4 आई की पावर 2 कट जाएगा, -1 + 1, और ये आई और माइनस आई कट के 0। तो ये वैल्यू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको स्टार कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर, वो कुछ भी कंसेक्यूटिव हो, है ना, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is always 0, है ना। तो ये 1 2 3 है। अब ज़रूरी नहीं है 1 2 3 हो, वो n कुछ भी हो सकता है, बस 4 पावर होनी चाहिए। तो i की पावर n प्लस आई की पावर n + 1 प्लस आई की पावर n + 2 प्लस आई की पावर n + 3। तो ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं, इनका सम विल ऑलवेज बी 0 एंड n हैज़ टू बी द नेचुरल नंबर, ठीक है, n हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर, और कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात हमने यहाँ से भी सीख ली, ओके। अब देखो एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मतलब आयोटा पे ही बात कर रहे हैं तो आयोटा की ही बात करेंगे। यहाँ देखो, इससे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आई कैन ऑल्सो बी रिटर्न -1 आई। आई स्क्वायर था, एक आई में नीचे ले गया, तो एक प्रॉपर्टी ये भी आपकी देखो बन के आ जाती है कि आई इक्वल्स टू -1 आई। तो ये कुछ बातें थी आयोटा के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की, जिसके लिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सर अभी क्या था, अभी पढ़ रहे थे इमेजिनरी नंबर्स, तो डिफरेंस क्या है बिल्कुल बताते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, याद रखना। या नोट लिख लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी कर लो। नोट कुछ इस प्रकार से है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स
आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दो अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, दो अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड अ इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों को मिला के बनता है, दैट इज अ रियल पार्ट एंड अ इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे जनरली z से डिनोट करते हैं, और z को लिखते हैं a प्लस आई इंटू बी। ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस आई इंटू बी। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पे बेटा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखोगे। तो यहाँ पे जो आपका ये a है, जो यहाँ पे ये आपका a है, सिर्फ ये a है, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। ये जो a है ये हमारा कहलाता है रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जो ये b है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। दिस इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट। ऑल्दो यहाँ पे जो a और b हैं दोनों रियल नंबर होंगे, a और b जो हैं आपके दोनों ही रियल नंबर होंगे, लेकिन पार्ट जो होता है, जो i के साथ लगा होता है, उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। i को इमेजिनरी पार्ट नहीं कहते, जो i के साथ लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट आपका कहलाता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के नंबर सोच के लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा, है ना, या फिर माइनस आयोटा, तो इसको हम इस तरीके 0 माइनस 1 आयोटा भी बोल सकते थे, राइट। इवन मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जितने भी आप नंबर सोच सकते हो, लिख सकते हो, जितने भी नंबर आप सोच सकते हो मैथमेटिक्स में, सारे के सारे नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ऑल द नंबर इन मैथमेटिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात अगर आप समझ गए हो तो बहुत कुछ सीख लिया आपने ज़िंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पे z जो है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, तो इसी z के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, इसी z के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो अगर लिखा देखो z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी या बी आई, जो भी आपको अच्छा लगे लिखना, डजेंट मैटर। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो a और b हैं वो आपके रियल नंबर है, a और b आर रियल नंबर, बट जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बोला कि रियल पार्ट ऑफ z होगा इसमें और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, तो जो नॉर्मल है, जो i के साथ नहीं है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ये जो z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और किसी भी z के लिए उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम डिनोट करते हैं आर ई ऑफ z से, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये वैल्यू a है, यहाँ पे ये वैल्यू a है। एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एम जी से, इमेजिनरी, या आई एम लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हो जाएगा b, और a और b आपके एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर हैं, a और b आपके यहाँ पे रियल नंबर हैं। अब यहाँ पे देखो तीन कंडीशन अराइज करती हैं, यहाँ पे आपकी तीन कंडीशन अराइज करती हैं, वो कंडीशंस लिख लेते हैं। देखो, लेट्स मेक 3 कंडीशंस। देखो इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका b 0 हो सकता है, इफ़ b इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है, या तो आपका जो रियल पार्ट है इफ़ a इज इक्वल टू 0, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही, इफ़ बोथ ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0, दोनों ही 0 हो जाएं। तो ये तीन कंडीशन है, तीन सिनेरियो हैं, तीनों सिनेरियो में क्या होगा ये भी आप समझ सकते हो, बड़े आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर b को 0 कर दोगे तो z इज इक्वल्स टू a बन जाएगा, है ना। इफ़ b इज इक्वल्स टू 0, जो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका वो प्योरली रियल है, तो z इज प्योरली रियल। ये अगर मैं आपको नहीं भी बताता तो कुछ मिस ना होता, बट समझ लो, अच्छी बात है। इस केस में क्या होगा, z इज इक्वल्स टू आई बी, और सिर्फ क्योंकि i का पार्ट है तो मैं ये भी बोलूँगा
कि z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर दोनों ही a 0 हो जाए और b 0 हो जाए तो आपको z भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे z क्या मिलेगा, सीधा सीधा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं z को बोल सकता हूँ z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल भी है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। रियल भी है और इमेजिनरी भी है, यही तो श्रोडिंगर्स कैट वाली बात हो गई। ये आपकी रियल भी है और ये इमेजिनरी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। आपको तब तक नहीं पता होगा जब तक a और b की वैल्यू नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखो, तो मानो कि मैं लिखा है 3 - 4 आयोटा, या फिर 5 आयोटा, या फिर 7 लिख दिया, इस तरीके से नंबर लिया, या फिर मैंने लिख दिया 0 + 0 आयोटा। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, पहले वाले केस में कुछ भी 0 नहीं है, ना a 0 है ना b 0 है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ क्या है, सीधा प्योरली कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है। ये नंबर कहलाता है प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, इसमें कोई भी आपका रियल पार्ट नहीं है। ये कहलाता है प्योरली रियल, है ना, जैसे नंबर्स हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, वही वाला ये 7 है। और ये वाला जो होता है, ये होता है प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे को एग्जिस्ट करती हैं। in either of these cases all are complex number। ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, all are complex number। as I said in the beginning, जितने नंबर आप सोच सकते हो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स। हमारे जो कोर्स में है वो बेसिकली क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। जो हमारे कोर्स में है दैट इज द एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। होता बहुत कुछ है, आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट हमें सिर्फ एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे यहाँ पे ध्यान देना है, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ओके, देखो, अब जैसे आपके रियल नंबर्स का एलजेब्रा होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एलजेब्रा एग्जिस्ट करता है। जैसे आप रियल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो, उनकी पावर ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, कई चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़, हमें एडिशन आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं इसी स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एडिशन आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। You must also know division। You must also know division of complex number। Also, तुम्हें पता होना चाहिए कि पावर्स कैसे निकालते हैं, पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर की बात कर रहा हूँ, आयोटा की नहीं, इमेजिनरी नंबर की नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट होता है इमेजिनरी का पार्ट होता है एक, और एक रियल पार्ट को कोएग्जिस्ट करके बनता है। तो मेरे को पढ़ना है एडिशन के बारे में, मेरे को पढ़ना है सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इतना हमें चीज़ें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं इससे, एडिशन से। तो जिस तरीके से, जिस प्रकार से आप नंबर का एडिशन करते हो, वैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन कर सकते हो। तो अगर मैंने लिखा है 3 + 4 आयोटा + 5 - 6 आयोटा, कुछ इस तरीके से एडिशन अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू, अच्छा इसको ऐसे प्लस ले लेते हैं, मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर सकता हूँ। बट जब मैं एडिशन कर रहा हूँ, एक बात का मेरे को ध्यान देना है। वो बात क्या है कि रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स वाले के साथ ऐड होगा। यानी 5 + 3 आपका हो जाता है 8 प्लस, और 4 + 6 हो जाता है 10, तो 10 ऑफ i, दैट्स इट। ये होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
सिमिलर बेसिस पे मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ. लेट्स से 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा. मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अभी जो ऊपर किया वही नीचे भी करना है, जैसे एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन. रियल से रियल माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा. 4 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ भी -2 आएगा, लेकिन आई के साथ. तो ये हो जाता है इसका सब्ट्रैक्शन. सिमिलर बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए. तो इफ़ आई राइट 3 प्लस 4i और यहाँ पे 5 प्लस 6i, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बस हमें वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को कर देना है. तो जो ये 3 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4i दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे तो देखो क्या बनेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18i, ठीक है. 4i इंटू 5 20i और 4i इंटू 6i 24i स्क्वायर, 24 का i स्क्वायर. ध्यान दो भाई ये तो 15 हो गया और ये हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे मिलेगा -9, ठीक है. 24 i स्क्वायर यानी -24 प्लस 15 -9, और यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 38i मिल जाएगा. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो. डिवीजन की बात कर लेते हैं. जब आपको डिवीजन करने को बोला जाए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि यू हैव टू डिवाइड 2 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं डिवीजन कर रहा हूँ. सो डिवीजन करने का मतलब यहाँ पे सिंपल होता है कि मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ. कॉन्जुगेट अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो कॉन्जुगेट बेसिकली होता क्या है, जो डिनोमिनेटर है जिसमें आई का साइन है उसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है. तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई. तो वैन यू अब देखो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 ये 2 हो जाएगा, ये प्लस में 2i हो जाएगा, यहाँ पे 2i इंटू 1 एक और 2i आ जाएगा, और 2i इंटू आई तो ये -2 आ जाएगा. 2i इंटू आई 2i स्क्वायर हो गया -1, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी लगाओगे तो 1 माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा. तो ले दे के ऊपर आपके पास बचेगा 2 से 2 गया, आपके पास बचा 4i डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, आंसर आ गया 2i. तो डिवाइड हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं. ठीक है. डिवीजन करने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसी तरीके से होता है. और जैसे आप पावर्स लिखते थे, होल स्क्वायर करते थे, वैसे यहाँ पे भी पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है. तो अगर मैं लिखता हूँ भाई 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 2 4 3 12i. तो ये आपका आंसर आ जाएगा -5 प्लस 12i. तो जैसे आप पावर लेते थे आप ले सकते हो, कोई भी पावर ले सकते हो, nth पावर कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो आप ऐसा लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो भाई. हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस आई, हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक कि भाई 1 प्लस आई है या i प्लस 1, इस तरीके से लिख के वी कैन से 1 माइनस आई. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जा सकता है. तो ये सब चीज़ें खैर आपके कोर्स में नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना था वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली स्क्वायर रूट तो है, तो स्क्वायर रूट करने के मैं आपको दो तरीके यहाँ बताऊँगा. दोनों तरीके इंपॉर्टेंट हैं और समझना ज़रूरी भी है अच्छे से. सो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो इसको समझने का जो तरीका है, ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, चाहे आपके स्कूल में हो या फिर जेई के एग्ज़ाम में, ये जानना ज़रूरी है. स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. देखो सो लेट्स से आपको निकालना है रूट के अंदर 3 प्लस 4i की वैल्यू. इसका स्क्वायर रूट लेने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसको आप अज्यूम कर लो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा a प्लस आई बी, है ना. इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा a प्लस आई बी. इसके बाद स्क्वायर बोथ द साइड्स करो. जब आप स्क्वायरिंग करोगे
तो यहाँ से ये पाओगे कि भाई ये तो मिलेगा 3+4i, ये तो मिलेगा 3+4i, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इंटू आई हो जाएगा। करेक्ट? ये बात समझ में आ रही कैसे भाई? देखो अभी यहाँ पे स्क्वायर किया था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि b स्क्वायर में i स्क्वायर आता है तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया। तो आपको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 3 के बराबर रख लेना है, और 2ab को, और आपको 2ab को यहाँ पे 4 के बराबर रख लेना है। ना अगर आप इसको सॉल्व करोगे, you'll get the value of a and b, right? You'll get the value of a and b, but the problem is कि ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, फाइंड a and b। तो यहाँ से आपको वैल्यूज तो मिल जाएंगी नो डाउट, बट मे बी लेंदी कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, तरीका नंबर 2। तो ये था आपका मेथड नंबर 1 कि आपको इसको a प्लस आई बी लेके देन स्क्वायर कर लेना था। मेथड नंबर 2 देखते हैं, मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है रूट में 3+4i, तो ऑब्वियसली आपको लेना तो यही है कि दिस इज a प्लस आई बी का फॉर्म, है ना। देन स्क्वायर भी करोगे, स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, से रूट हटेगा 3+4i स्क्वायर आएगा, और यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i इंटू ए बी, राइट। 2i इंटू ए बी इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि सब सेम ही तो आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 3 होगी और 2ab की वैल्यू कंपेयर करने के बाद 4 होगी। लेकिन ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। व्हाट विल डू इज कि ये वाली जो चीज़ थी इसका आपको मॉडुलस ले लेना है, टेक मॉडुलस, टेक मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस क्या होता है, दोनों साइड की वैल्यूज़ को बस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जब आप मॉडुलस ले रहे होगे तो आपको मिलेगा कि भाई रूट के अंदर इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यहाँ 2 रूट क्यों लगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रूट लगा था। इज इक्वल टू और यहाँ पे एक सिंगल रूट लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ से ये वाला मॉडुलस से हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 का रूट 5, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ गया। तो नाउ आपको एक इक्वेशन मिल गई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, और ये इक्वेशन यहाँ यूज़ कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इसको सॉल्व करके a स्क्वायर a b की वैल्यू निकालना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, कंपैरेटिवली ये ज़्यादा आसान होगा। तो दीज आर द 2 मेथड्स जो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, विच इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री से क्या रिलेशन है भाई, बता रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हर जगह अपने पैर दबाए हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ तो देखो, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहती है, ये कहती है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपली से ये चीज़ बोलती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, जिसमें आपका x और एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आर्गेंट प्लेन इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें आपका एक y एक्सिस है और x एक्सिस है, लेकिन इसको हम x एक्सिस y एक्सिस ना बोल के, ये जो x एक्सिस है, वी कॉल दिस एज रियल एक्सिस, एंड इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो एक रियल एक्सिस हो जाता है, एक इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है, और इन एक्सिस से जो ये प्लेन बन रहा है, इस पूरे प्लेन को वी कॉल एज आर्गेंट प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आर्गेंट प्लेन, जो एक रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की मदद से बनता है। तो कोई भी z है, तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी आपने अगर लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट
इन आर्गेंट प्लेन, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन, या नीचे लिख लेते इन इन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन आर्गेंट प्लेन विथ कोऑर्डिनेट्स a, b, विथ कोऑर्डिनेट्स a, b। तो लेट्स से आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट्स कॉल दिस एज z1, और आपने लिख दिया 2 + 3i। तो 2 + 3i इज नथिंग बट अ पॉइंट z1, इट्स नथिंग बट अ पॉइंट z1 विथ कोऑर्डिनेट्स 2, 3। तो अगर मेरे को इसको प्लॉट करना होगा, देखो दिस इज 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बस मैं आपको एक सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे इसको प्लॉट करना होगा तो ये 2, 3 यानी कहीं यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज माई पॉइंट z1, दिस इज माई पॉइंट z1 विच इज नथिंग बट 2, 3, ठीक है। ऐसे ही अगर एक अगला पॉइंट ले लूँ, लेट्स कॉल दिस इज z2, और z2 को मैं ले रहा हूँ एज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। तो ये हो जाएगा z2 एज 0, 0। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये z2 कहलाएगा। दिस पॉइंट विल बी नोन एज z2। अब ऐसे कोई भी पॉइंट ले सकते हो। z3 इज इक्वल्स टू लेट्स 0 + 3i, है ना, 0 + 3i। अब तुम z3 को ध्यान से अगर देखो, z3 को ध्यान से देखो, तो जो इसका रियल पार्ट है वो 0 है, यानी ये जो नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, लेकिन कोऑर्डिनेट इसके हम लिख सकते हैं 0, 3। तो z3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा 0, 3। इसको हम क्या बोलेंगे, z3 बोलेंगे। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे, इसको z3 बोलेंगे। और इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ z4 नाम से, उसको लेता हूँ -5, सिंपली -5, नथिंग एल्स बस -5। तो z4 कैन बी रिटन एज -5, 0। तो -5, 0 यानी इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट z4, ठीक है, दिस इज पॉइंट z4। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। तो कोऑर्डिनेट्स आपको सबके लिखने लिख लो। z4 होता है -5, 0। z3 था आपका, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 3। ये वाला पॉइंट z2 था, और z2 था 0, 0। इस पूरे को हम लोग कहते हैं आर्गेंट प्लेन, जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की मदद से बनता है, ठीक है। होता है ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, होता है ऑब्वियसली वाई एक्सिस, बट नाम इनका हम चेंज करके रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये पूरा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, आगे काम आएगा, अभी नहीं बट आगे ज़रूर काम आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओरिजिन से लेके यहाँ तक का एक वेक्टर ड्रॉ करूँ या फिर एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, और ये जो लाइन है इसकी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, इस लाइन की मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, और इसको मैं r बोलूँगा। इस r को याद रखना, विल कम टू दैट अभी अगले टॉपिक पे। तो इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक एक करके सबको समझेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी चल रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला जो है दैट इज कॉन्जुगेट, दूसरा है मॉडुलस, तीसरा है आपका आर्गुमेंट। 3 इंपॉर्टेंट टर्म आपके होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z बोल रहे हैं, तो इसकी 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। पहली चीज़ क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है जिसको हम z बार बोलते हैं। दूसरी चीज़, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एग्जिस्ट करता है जिसको हम मॉड ऑफ z बोलते हैं, इस तरीके से। और इसी का ही आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम ARG ऑफ z पढ़ते हैं, है ना। इसको हटा दो इस तरीके से, आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। तो कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं z बार, मॉडुलस को बोलते हैं मॉड ऑफ z, और आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं ARG ऑफ z। तो इस तरीके से
तीन चीज़ें हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो ओके देखो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लो। आसान सी चीज़ है बट ज़रूरी चीज़ है। तो मान लो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसको लिखा है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो जो z बार होगा कॉन्जुगेट जो कहलाएगा होगा a माइनस आई बी के फॉर्म में। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज होगा, नथिंग एल्स, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं z लेता हूँ, इफ़ आई टेक z एज 3 प्लस 4i, तो आपका जो z बार हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 4i। इवन अगर मैं लेता हूँ z को 0 प्लस 3i, तो जो z बार हो जाएगा वो हो जाएगा 0 माइनस 3i। तो जो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है उसका ही साइन चेंज होगा। अगर z है आपका -2 माइनस 3i, तो जो z बार होगा दैट वुड बी -2 एंड प्लस में 3i। ज़रूरी नहीं है कि प्लस का ही माइनस हो, माइनस का भी प्लस हो सकता है। द ओनली थिंग इज साइन चेंज होना है, साइन का रिवर्सल होना है, चाहे वो माइनस से प्लस हो रहा हो या प्लस से माइनस हो रहा हो। तो ये तीन चीज़ें, ये सब चीज़ें याद रखो कॉन्जुगेट के बारे में, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है कॉन्जुगेट के बारे में। आसान सी हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अगर आप, पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो आपको उसके रियल पार्ट मिलेगा, उसका आपको सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा। कैसे? अगर a प्लस आई बी में a माइनस आई बी को ऐड करोगे तो आई बी कट के 2a बचेगा, जो होता है रियल पार्ट। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ z माइनस z बार, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई एम जी लिखो, आई एम लिखो, डजेंट मैटर, ये मिलेगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एक रियल नंबर होता है, तो आपको यहाँ पे एक i लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है? अगर आप कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट का ही कॉन्जुगेट ले लो, यानी आप ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हो। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कॉन्जुगेट्स को, वो अलग करके भी करा जा सकता है। तो वेरी बेसिक चीज़ है, मतलब अलजेब्रा की ही बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे z1 प्लस z2 कर रहा हूँ, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लूँ, या कॉन्जुगेट लेके उनको ऐड करूँ, इट डजेंट मैटर। मैं ऐड करके कॉन्जुगेट लूँ या कॉन्जुगेट लेके ऐड करूँ, इट डजेंट मैटर। सिमिलरली अगर मैं लिया z1 माइनस z2, इसका कॉन्जुगेट ऐसे करना है, या फिर यू नीड टू डू दिस z1 एंड माइनस z2, कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट कर लो, तभी सेम ही चीज़ मिलेगी। सिक्स चीज़, ऐसे अगर आप आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2 मल्टीप्लिकेशन में, तो अलग अलग भी कॉन्जुगेट लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली विद डिवीजन ऑल्सो, अगर आप लिख रहे हो z1 डिवाइडेड बाई z2, इस पूरे का होल कॉन्जुगेट, तो आप इंडिविजुअल कॉन्जुगेट भी ले सकते हो, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट, इस तरीके से भी ये चलता है। एथ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की पावर n करके कॉन्जुगेट ले रहे हो या कॉन्जुगेट ले के पावर n कर रहे हो, एंड दैट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ है कॉन्जुगेट की जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ थी। अब हम बात करते हैं मॉडुलस की। बहुत बेसिक था इसमें, अब मैं और क्या बताऊँ, कुछ और नहीं है, प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मॉडुलस पे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एक होता है मॉडुलस ऑफ रियल नंबर और एक होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत बढ़िया वीडियो है, बेहतरीन वीडियो है, उसको ज़रूर देखो, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चंस या मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर फंसेगा। और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, किसी के साथ मिल के आ सकता है, क्वाड्रेटिक में आ सकता है, इनइक्वालिटी में आ सकता है, तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें तो मॉडुलस अलग ही चीज़ है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ
मॉडुलस ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। अब क्या है, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, देखो इंटरेस्टिंग लगेगा, इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो इफ आई से आपके पास z है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। मॉडुलस को हम इस तरीके से बार लिखते हैं और जनरली इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस का भाई सिंपल सा जो मतलब है वो यही है, ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं, अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो देखो क्या है, याद है मैंने बताया था आपको अभी स्टार्टिंग में जब मैं ग्राफ बता रहा था, तो ये जो है r, ये क्या है, दिस इज बेसिकली मॉड ऑफ z1, दिस इज बेसिकली मॉड ऑफ z1। तो जो मॉडुलस है दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको एज अ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगी करने में। देखो आपके पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिया है तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो जो मॉड ऑफ z है, जो मॉड ऑफ z है इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, फ्रॉम द ओरिजिन। तो प्रॉपर्टीज जैसा भी मैंने लिखा था वही लिखेंगे, बट प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखते हैं। तो यानी कि भाई मॉड ऑफ z जो होता है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो मॉड ऑफ z विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तभी होगा देखो डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है तब जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो कुछ तरीके से 0 प्लस 0i। ये इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉडुलस 0 होता है। इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर whose modulus is 0, ठीक है। इसका जो मॉडुलस आएगा वो 0 आएगा, ये भी भाई बात समझने वाली है। अच्छा, अगर आप चौथा प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर कभी भी आप z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी भी आप z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको हमेशा मिलेगा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर ऑलवेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 इंटू z2, मल्टीप्लीकेशन में उनका मॉड ले रहे हो, आप अलग अलग करके भी मॉड ले सकते हो, z1 इंटू z2 भी लोगे तब भी चलेगा, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडुलस लेके उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर लिखा है आपका z1 डिवाइडेड बाय z2, तो यहाँ पे भी सेम काम करोगे, z1 डिवाइडेड बाय z2। तो अलग अलग मॉडुलस लेके भी आप अपना काम चला सकते हो। सेम चीज़ है पावर के साथ, सेम चीज़ है पावर के साथ भी। तो अगर आप ले रहे हो z की पावर n का मॉडुलस, इससे बेटर क्या है, z का पावर मॉडुलस ले लो देन उसकी पावर ले लो। 8th पॉइंट, अगर आप मॉड ऑफ z ले रहे हो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड ले रहे हो, दोनों सेम चीज़ आती है, ठीक है। कॉन्जुगेट का मॉड और z का मॉड विल ऑलवेज बी द सेम बिकॉज इट विल ऑलवेज बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड z। अच्छा एक चीज़ समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो इफ आई एम मेकिंग दिस एक्सिस, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया तो बेटर, देखो इफ़ आई एम टेकिंग अ पॉइंट z, यहाँ पे इस तरीके से मैं अगर z ले रहा हूँ तो इतना ही दूरी पे ये z बार हो जाएगा। तो जो यहाँ से ओरिजिन से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है a प्लस आई बी वाला और a माइनस आई बी वाला, दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ z और ये हो गया आपका मॉड ऑफ z का कॉन्जुगेट, और दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी, जैसे कि 8th पॉइंट में मैंने
बोला था। तो ये वाली वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो बहुत इजीली। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये 9 प्रॉपर्टीज़ आपकी हो गई, लेकिन प्रॉपर्टीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं, आगे भी बात कुछ हम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया जाए, आई एम मेकिंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक Z1 है और एक पॉइंट आपका Z2 है। और अगर आपको इनके बीच की ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इनके बीच की वाली जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करनी है, तो जो ये डिस्टेंस होगी हो जाएगी Z2 माइनस Z1 का मॉड। ठीक है, Z2 माइनस Z1 का मॉड। तो अगर ये पॉइंट A था, अगर ये पॉइंट A था आपका जो Z1 कहला रहा है, और ये पॉइंट B था जो Z2 कहला रहा है, तो इट विल बी Z2 माइनस Z1 का मॉड। तो यहाँ पे लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो कि भाई AB जो डिस्टेंस है दैट इज मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, दैट्स इट। ठीक है, ओके तो डिस्टेंस क्या होगा, ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको एज अ प्रॉपर्टी 10 भी ट्रीट कर सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी 10। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मॉडुलस के बारे में इतनी ही बात थी, कॉन्जुगेट के बारे में भी हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज आर्ग्यूमेंट। अगली बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड बहुत ज़्यादा इससे चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ध्यान फरमाना, गौर फरमाना, जो भी आपको फरमाना है फरमा लो, समझो बस, लेकिन समझना ज़रूरी है यहाँ पे। तो लेट्स से आपके पास ये आर्गन प्लेन है, दिस इज़ योर रियल एक्सिस, दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये बेसिकली आपकी एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, दिस इज़ योर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज़ योर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। एंड जो इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम जैसे मैंने बताया था आपको, इसको हम ए आर जी ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी लिखा है, तो आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट थीटा, और थीटा कैन रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम लिखते हैं। तो ये है क्या, दिस थीटा इज द एंगल मेड बाय the complex angle made by the line joining the origin and point z taken in anti-clockwise डायरेक्शन। ये चीज़ बच्चों याद रखना कि हमेशा जब भी आपसे थीटा पूछा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको इसको लेना है। फॉर एग्जांपल आपका ये ओरिजिन था, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट z है, z है a प्लस आई बी। ठीक है, z है आपका a प्लस आई बी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, इफ़ आई मेक अ लाइन बाय जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, z को मैंने ज्वाइन कर लिया और ओरिजिन को मैंने ज्वाइन किया, तो जो एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है, जो एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है थीटा, दिस इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, बट रिमेंबर दिस एज tan इनवर्स b बाय a, tan इनवर्स b बाय a। याद रखना, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो tan इनवर्स b अपॉन a, जहाँ पे b आपका इमेजिनरी पार्ट है, a आपका रियल पार्ट है, और ये जो z है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगी। जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगी, या आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो लेट्स मेक फिगर्स अच्छे।
एक ये ले लेते हैं इधर, ओके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ फिगर बना लिए हैं और इसको कर लिया है कॉपी। अब कुछ चीज़ें समझते हैं। अगर मुझे इन सब का आर्गुमेंट निकालना हो कुछ एग्जांपल्स का, एक पॉइंट में यहाँ पे से ले लेता हूँ 1 प्लस आई, यहाँ पे ले लेता हूँ -1 प्लस आई, ये हो जाएगा आपका -1 कॉमा एक सेकेंड, -1 प्लस -1 माइनस आई, और ये सब अलग अलग है। दिस इज z, दिस इज z, इसको मैं भी z ही बोल रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो z, और एक z इधर भी आ जाएगा, z ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं प्लेन में, और इनको समझते हैं इनका आर्ग्यूमेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सो करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करनी है, इससे इसकी लाइन ज्वाइन कर दो, यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर लोगे, यहाँ से जहाँ पे भी ये पॉइंट है उस पॉइंट की लाइन ज्वाइन कर दो। लेट्स से यहाँ पॉइंट था, इसको ज्वाइन कर दिया, एंड यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो जो ये थीटा बन रहा है, जो ये थीटा बन रहा है, दिस इज नोन एज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये z1 हो गया, z2, z3 और z4 ले लिया। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की, तो 1/1 ये tan π/4 होता है, tan इनवर्स 1 तो π/4 हो गया। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये आपका है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो भाई देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना आएगा, ये है 1/-1, तो 1/-1 tan इनवर्स ऑफ -1 वो होता है 3π/4, है ना, ये होता है आपका 3π/4। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3π/4। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखा था ना मैंने, पॉइंट्स इन टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, या रियल एक्सिस बोल लो, फ्रॉम रियल एक्सिस। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें लेना था, तो इसी पॉइंट से हमें देखो लेना है। और यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 जो आ जाएगा दैट विल बी 5π/4, और यहाँ पे जो पूरा ये घूम के देखो इधर आ रहा है, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z4, ये हो जाएगा 7π/4। तो ये वैल्यूज़ हैं आपकी आर्ग्यूमेंट की, जो बड़े बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे लिखना था। तो ये किसी भी रैंडम पॉइंट आर्ग्यूमेंट प्लेन में करोगे तो ये आपके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी। लेट से जो मेरा z है वो यहाँ लाई कर रहा है, जो मेरा z है वो यहाँ लाई कर रहा है। लेट्स कॉल दिस एज z1 ओनली, और z1 की जो मैं वैल्यू है वो दे सकता हूँ, z1 की जो वैल्यू है मैं दे सकता हूँ लेट्स से 6 + 0i। ये प्योरली रियल वाली बात हो गई। यहाँ पे ये वैल्यू मैं दे सकता हूँ, क्या ले लें इसको, लेट्स टेक इट एज 0 + 6i। ओके, ये z2 ले लिया। यहाँ पे इस पे ले लेते हैं पॉइंट, वहाँ भी लोगे दे सकते हो, पाई आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इसको z5 ले लें क्या, z5, z6, लेट्स टेक इट z7, और यहाँ पे देखो माइनस साइड में तो ये -3i ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट यहाँ पे ले लो समवेयर ओरिजिन पे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं z8, और ये क्या हो गया 0 + 0i, ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इन सबके आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करूँ, देखो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है मैं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाऊंगा लाइन, तो कुछ इस डायरेक्शन में लाइन बनेगी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, 0/anything इज 0। यहाँ पे जो बनेगी लाइन, मतलब जो एंगल बनेगा वो एंगल ये बनेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z6 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई π/2, tan 90 है, समथिंग अपॉन 0 tan 90। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू आएगी
यहाँ से जो ये वाली वैल्यू आएगी दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z7, ये हो जाएगा 3π/2। और ये वाली वैल्यू जब ओरिजिन पे है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z8 इज नॉट डिफाइंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, 0/0 फॉर्म डिफाइंड नहीं होता, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z8 इज नॉट डिफाइंड। आप ऐसा भी बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो से कि आर्ग्यूमेंट एट ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड। तो कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होती हैं जो डिफाइंड नहीं होती, डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं होती, तो ये उसमें से कुछ एक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट की। अब जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत हद तक या पूरी तरीके से ही आपकी लॉग की प्रॉपर्टीज़ की तरह होती हैं। तो जैसे लॉग में होता है वहीं यहाँ पे भी होता है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अच्छे से पता है तो आर्ग्यूमेंट की भी बहुत आराम से याद हो सकती हैं। और याद क्या, आपको तो पता ही होगा। देखो अगर मेरे पास लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो जैसे लॉग में दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, तो दिस कैन रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। देखो एकदम लॉग वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा एक चीज़ बस यहाँ पे याद रखना कि इन सब में हमें 2k पाई को मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पे 2k पाई को ऐड करना है, यहाँ पे 2k पाई को ऐड करना है। अब ये 2k पाई क्यों ऐड कर रहे हो, k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो सकती हैं 2 पाई इंटरवल के बाद, इसीलिए 2k पाई को हम यहाँ पे बस ऐड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेम है, बस 2k पाई वाला थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरी बात, अगर आपके पास लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो ये बन जाएगा n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, अगेन k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देख सकते हो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं, एक्स्ट्रा आपको बस यही लगाना था, कोई इतना बहुत खास नहीं है। इवन अगर आप जितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर मैं लेता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ लेट्स से z1 की पावर a, z2 की पावर b, z3 की पावर c डिवाइडेड बाय z4 की पावर d, समथिंग लाइक दिस। तो दिस कैन बी रिटन एज, या z5 भी ले लो, इसकी पावर e ले लो, दिस कैन बी रिटन एज a इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस b इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस c इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो माइनस में d आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 माइनस e आर्ग्यूमेंट ऑफ z5, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2k पाई। तो सब में 2k पाई 2k पाई 2k पाई लिखते रहना, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये बातें हमने कर ली आर्ग्यूमेंट के बारे में भी। अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जानना भी ज़रूरी है। ओके देखो इस एक स्लाइड से आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कई भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, देखो भाई हमारे पास 3 मेजर तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के, 3 मेजर तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए। एक होता है आपका एल्जेब्रिक फॉर्म, एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और एक होता है आपका ऑयलर्स फॉर्म, ठीक है। 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज एल्जेब्रिक फॉर्म, दूसरा जो तरीका है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप पोलर फॉर्म भी बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलो या फिर पोलर फॉर्म बोलो,
आप सेम चीज़ बात करो, ठीक है। पोलर फॉर्म यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। लास्ट पार्ट आपका जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग ऑयलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। यूलर बोलो, ऑयलर बोलो, डजेंट मैटर भाई, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो, एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो सबके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। तो इस एल्जेब्रिक फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है वो होता है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है। z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये होता है आपका एल्जेब्रिक फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो होता है z इज इक्वल्स टू r क्या है, मॉड ऑफ z है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वैल्यू होती है आपकी पोलर फॉर्म की, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और जो ऑर्डर फॉर्म होता है बड़ा सिंपल सा होता है, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू ई की पावर आई थीटा, i इंटू ई की पावर आई थीटा। यहाँ पे थीटा वही चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे वो इसी दिन पे आने के लिए हमने पढ़े थे, कि थीटा, r और कॉन्जुगेट के बारे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है, और आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अभी तक देखो हम बहुत देर से एल्जेब्रिक फॉर्म की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं थोड़ा सा पोलर फॉर्म की। लेट्स टॉक अबाउट द पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक क्योंकि साइन और कॉस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें जो आपका z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, जिसमें z है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है। तो जो मॉड ऑफ z होगा, यानी इसको हम r बोल लें, ये होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। और जो थीटा है वो क्या है, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा। तो सब बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्म से आता है। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए, दिस इज योर tan इनवर्स b अपॉन ए। तो इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, इसको देखो अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, इसको कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, तो इसको अगर ध्यान में दो, ये r था, ये आर्ग्यूमेंट था, तो पोलर फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या था, tan इनवर्स b अपॉन ए, तो कॉस ऑफ tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस आई साइन tan इनवर्स b अपॉन ए। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैंने पूरा लिख भी दिया, बाकी लिखा ही है, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से आप समझ गए होगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स टू a प्लस आई बी को आप उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी आपको थीटा निकाल लेना है और आपको r निकाल लेना है, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन लिखते हैं z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, ये लिखा हुआ है, मेरा प्लस पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है आई बनाते बनाते। तो अगर देखो इसके मॉडुलस की बात करूँ, मॉड ऑफ z की बात करूँ, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका √2 हो जाता है, ये आपका √2 हो गया। और थीटा होता है tan इनवर्स b अपॉन ए, तो b यहाँ पे ये tan इनवर्स 1 अपॉन 1 हो गया, विच इज़ नथिंग बट π/4। तो कीपिंग दिस इन माइंड आप z को लिख सकते हो एज √2 टाइम्स cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ये होता है आपका पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी के साथ ये पोलर फॉर्म भी खत्म।
इसके बाद आपका आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हम ऑयलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो या फिर ऑयलर्स फॉर्म, बेसिक सेम ही चीज़ है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको देखो किस तरीके से ये वर्क करती है। तो लेट्स से अभी आपने देखा था पोलर फॉर्म को, अभी आपने देखा था पोलर फॉर्म को कि z जो था वो था मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ थी। तो हमने क्या बोला कि इसको ना लिख के अब ये चीज़ लिख देंगे z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z e की पावर आई थीटा, दैट्स इट। इसको ना लिख के हम अब इसको लिख देंगे, तो इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, e की पावर आई थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म हुआ करता था, ये आपका पोलर फॉर्म होता था, और ये आपका होता है ऑयलर्स फॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं ऑयलर्स फॉर्म या यूलर्स फॉर्म, जो भी आपको बोलने का मन करे, बट सही नाम है ऑयलर्स फॉर्म। दिस इज योर ऑयलर्स फॉर्म। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अभी याद है कि मॉड ऑफ z हमारा आया था √2, मॉड ऑफ z आया था √2, और जो थीटा था वो π/4 आया था, थीटा आया था π/4। तो इस चीज़ को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ये लिखा था, दिस कैन बी रिटन एज √2 e की पावर i π/4। बस ये आंसर हो गया। तो ऑयलर्स फॉर्म में लिखना बड़ा आसान सी चीज़ है। अगर आपको पोलर फॉर्म समझ में एक बार आ गया तो ऑयलर्स फॉर्म इज़ नथिंग बट, ठीक है, दिस इज द ऑयलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात करते हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत पूछी जाती है जेई मेंस वगैरह में, द रोटेशन, इसको कहते हैं रोटेशन, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। एंड याद रखो ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज़ है, इसमें पूरा कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, वरना इसमें अगर मैं बात करने पे आऊँ तो इकलौता यही टॉपिक मैं 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ। रोटेशन के बारे में हम आधा घंटा 1 घंटा आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसको समझने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन रोटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो होता क्या है, जनरल केस की बात कर रहे हैं। कभी भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, समझ लो पहले, फिर इसका थ्योरी लिखते हैं। लेट्स टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से, ठीक है। रोटेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आना ज़रूरी है। अब एक लेट से आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेट से आपका यहाँ पे एक पॉइंट था z, दिस इज पॉइंट z, और ये जो पॉइंट था एक लाइन को कनेक्ट कर रहा था, इस तरीके से एक लाइन को कनेक्ट कर रहा था जिसका नाम मैं दे सकता हूँ z1, है ना, z से z1। मैंने क्या बोला, एक जनरल केस की हम बात करें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैंने क्या बोला कि इसको मैं रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रोटेट कुछ इस तरीके से करूँगा, रोटेट तो करूँगा ही करूँगा, साथ साथ इसकी लेंथ भी बढ़ा दूंगा। मैं रोटेट तो करूँगा ही करूँगा लेकिन इसकी लेंथ भी बढ़ा दूंगा। रोटेशन करना, लेंथ ना बढ़ाना एक अलग बात थी, मैंने रोटेट किया और इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, इसको मैं यहाँ पे थीटा बोलूँगा। ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, इनको आई से कि ये थीटा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रोटेशन ऑफ z1, आई एम सेइंग कि आई एम डूइंग रोटेशन ऑफ z1, रोटेशन ऑफ z1 अबाउट z2, रोटेशन कर रहे हैं z1 का अबाउट z2, एंड लेंथ भी चेंज कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ z1 अबाउट z2 विथ चेंज इन लेंथ, विथ चेंज इन लेंथ। तो एक जनरल केस ले रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो बड़े आराम से, बहुत इजी का टॉपिक्स है। अब एक चीज़ बस याद रखना, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करी, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया हुआ है, तो आपका जो थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी बातें। और अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेशन करी तो आपका जो थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इससे नेगेटिव पॉजिटिव से एक चीज़ याद आई। ओके अभी हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग आर्ग्यूमेंट, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो ये आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे थे। एक इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एक इसमें चीज़ और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब जो एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है वो होता यही है, लेकिन ये जो डिफाइंड होता है
ये हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में डिफाइन होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में ये डिफाइन होता है। तो दिस इज द बात ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जैसे कि भाई कोई भी क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 5π/4 था, तो हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन हमें माइनस पाई लेना है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये -3π/4 हो जाएगा, -3/4। मतलब जो भी आंसर होने, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये चीज़ समझ लो कि आंसर पाई से माइनस पाई के बीच में अगर आपसे कोई पूछ ले, मतलब एम्पलीट्यूड पूछ ले, तो आपको आंसर जो देना है पाई से माइनस पाई के बीच में देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे थीटा थीटा आपको समझ में आया कि क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव थीटा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आता है फिर एक रोटेटिंग फैक्टर, ये निकालना बड़ा आसान है। रोटेशन फैक्टर बोलो, रोटेटिंग फैक्टर बोलो, सेम चीज़ है। रोटेटिंग फैक्टर ये जो होता है वो होता है e की पावर आई थीटा, मतलब जो अभी हम कर रहे थे ऑयलर्स फॉर्म का, वही जो है e की पावर आई थीटा, वही इसका रोटेटिंग फैक्टर आएगा। तो आपको निकालना क्या, आपको सिर्फ ये थीटा निकालना है और रोटेटिंग फैक्टर आपका तुरंत यहाँ पे बन गया। अब रोटेटिंग फैक्टर के बाद क्या सर, रोटेटिंग फैक्टर के बाद आप सीधा रोटेशन निकाल सकते हो कि रोटेशन जो हुई है वो हुई कैसे। तो जो रोटेशन हुई है वो हुई है Z2 - Z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, जो ऊपर निकाला है वही लिख दो, Z2 - Z। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इसका यूनिट लेंथ निकाल लें, हम इसका देखो यूनिट लेंथ निकाल लें, इसके अबाउट रोटेट करें। समझो इसको कि भाई जो Z1 है, Z1 - Z किया हमने, Z1 - Z किया और उसका यूनिट वेक्टर निकाला। समझो Z1 - Z यानी कि लेंथ निकाली, और अगर इसके मॉडुलस से मैं डिवाइड कर दूं, Z1 - Z से इसको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, Z1 - Z इसको डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट लेंथ आ गई। यूनिट लेंथ को मैं मोड़ सकता हूँ। अब यूनिट लेंथ को आई मल्टीप्लाई इट विथ e की पावर आई थीटा, ये रोटेटिंग फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू मिल गई, मुझे एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू मिल गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। और यही पूरा बच्चों कंसेप्ट है रोटेशन का, यही पूरा कंसेप्ट है रोटेशन का, नथिंग एल्स। तो ये एक जनरल केस मैंने आपको बता दिया है। जनरल केस रोटेशन का कुछ इस तरीके से होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि देखो ये जो है, एक बार और मैं समझा देता हूँ, मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो चीज़ है बेटा, ये आपका यूनिट वेक्टर है अबाउट दिस लेंथ, ये यूनिट वेक्टर है अबाउट दिस लेंथ, और जो ये चीज़ है दिस इज द यूनिट वेक्टर अराउंड दिस लेंथ। तो इस यूनिट वेक्टर को मैंने e की पावर आई थीटा मतलब रोटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मैं घूम के इधर आ गया हूँ, मैं घूम के इधर आ गया हूँ। अब तुम सोचो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पूरी ये चीज़ मिल जाएगी लेंथ इसकी, और Z2 - Z की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन जो आपको यहाँ पे समझना था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मैंने समझाया है, आ तो जाना चाहिए भाई अच्छे से, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बात कर लेते हैं एक नए थ्योरम की, आगे बात करेंगे नए थ्योरम की, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम। इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम। 11th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन आया कुछ नहीं होगा, वो मैं समझ रहा हूँ। अब ये यूज़ क्यों करते हैं वो समझो। डी मॉइवर्स थ्योरम का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो बेसिकली ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डी मॉइवर्स थ्योरम बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास लिखा है कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कुछ इस तरीके से लिया है, और बोल दिया इसकी पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। ये डी मॉइवर्स थ्योरम बोलता है। दिस इज जस्ट द डी मॉइवर्स थ्योरम, ये डी मॉइवर्स थ्योरम। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट ये जो मोस्टली यूज होता है, इट्स मोस्टली यूज्ड इन फाइंडिंग रूट्स, मोस्टली यूज्ड इन फाइंडिंग रूट्स, ठीक है, मोस्टली यूज इन फाइंडिंग रूट्स। अब जो ये चीज़ है बेटा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो या तो हो सकता है ये ओनली वैल्यू, दिस इज द ओनली वैल्यू, ये जो है दिस इज द
only value or one of the values of cos theta plus I sin theta depending whether n is an integer or a non-negative या ऐसे कह सकते हो नॉन इंटीजर और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर होना चाहिए भले इंटीजर हो या ना हो, तो ये केस तभी वैलिड होगा। अब समझो, इससे रूट्स तो हम फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं, लेकिन रूट्स फाइंड आउट करने से पहले डी मोरगन्स थ्योरम बेसिक सी चीज़ है, डायरेक्टली आप इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मतलब वन। तो अगर आपको कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा, बहुत बार आपने इस चीज़ को देखा है कि एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो वन है, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो वन है, और हम जनरली जल्दी से कह देते हैं कि एक्स की वैल्यू यहाँ से वन आ जाती है, राइट। एक्स की वैल्यू यहाँ से वन आती है। एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख दो, एक्स इज इक्वल्स टू वन की पावर वन अपॉन थ्री, वन की पावर वन अपॉन थ्री। तो इसके ना तीन वैल्यूज निकल के आती हैं। जनरली आप क्या लिखते हो, आप इसकी वैल्यू वन लिख देते हो, आपका काम हो जाता है। बट एक वन होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। इनको हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो ये हम लिख सकते हैं भाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो वन है ना, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ये मिल गया। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इससे जो रूट मिलेगा, इससे जो आपको रूट मिल जाएगा वो सीधा सीधा वन मिल जाएगा, इससे जो आपको रूट मिलेगा वो सीधा सीधा वन मिलेगा, और इससे दो रूट्स मिलेंगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आपको दो रूट्स मिलेंगे। देखो क्या मिलेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस माइनस रूट थ्री आई है ना, माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय, बीस में माइनस फोर ऐसी क्या, वन माइनस फोर तो माइनस रूट थ्री आ गया, डिवाइडेड बाय टू। ये वैल्यू हमें मिल रही है x की। तो अब x की देखो तीन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं आपके पास। x की वैल्यू एक वन एग्जिस्ट करती है, x की वैल्यू एक वन एग्जिस्ट करती है, एक है माइनस वन बाई टू और माइनस रूट थ्री आई बाई टू है ना, और एक वैल्यू है माइनस वन बाई टू और प्लस में रूट थ्री आई बाई टू। अब सीन कुछ ऐसा है, सिनेरियो कुछ ऐसा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये आपको जो रूट्स मिले हैं यही आपके कहलाते हैं, यही आपका ये वाली जो वैल्यू है एंड ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब और अब फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ओमेगा लोगे या इसको ओमेगा स्क्वायर लोगे, इट डजेंट मैटर, आप किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। तो इस केस में मैं इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेता हूँ, ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे याद रख लो। पूरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आज ही काम यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, एक स्लाइड में पूरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का काम हम समाप्त करते हैं। पहली बात ये कि वन ओमेगा एंड ओमेगा आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब वन के ये क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें जो वन है एक रियल रूट है, और जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये आपके इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना। इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, ये आपके इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, और हमें ये भी मालूम था कि कभी भी इरेशनल रूट्स होते हैं या इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जो आपका ये ओमेगा है अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर का मैं कॉन्जुगेट ले लूँ मुझे ओमेगा मिलेगा। तो ये वाली एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है।
ठीक है। तीसरी बात कि डजेंट मैटर मैं मॉड इसका ओमेगा ले लूँ, है ना, इसका ओमेगा का मैं मॉडुलस ले लूँ, मैं ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस ले लूँ और 1 का, ये सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का जो मॉडुलस है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। चौथी बात ये है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो भी 1 के बराबर होता है। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो देखने में कुछ ऐसा लगता है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, देखो ओमेगा की वैल्यू अगर 1 है, कुछ भी आप देखो, अगर ओमेगा का रूट है आपका और आपने यहाँ रखा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये जो वैल्यू है प्रोडक्ट इसका 0 है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, इनको आप देखो अगर ऐड कर रहे हो, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये तो कैंसिल आउट होना है, -1/2 1 बन गया और 1 -1 0 हो गया। तो इस तरीके से भी यू कैन से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ये कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। आगे बात करते हैं भाई। आगे जैसे कि देखो, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वैसे ही आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा। इसमें हमें कितने मिलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिर ऐसे ही इसमें 4 रूट्स मिलेंगे आपको, ऑब्वियसली इसमें आपको 4 रूट्स मिलेंगे। 1/5 अगर लिखा है तो इसको हम बोलते हैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि फिफ्थ रूट ले तो यहाँ पे आपको 5 रूट्स मिलेंगे। अब इसमें 2 रियल होंगे 2 इमेजिनरी होंगे, इसमें 1 रियल होगा 4 इमेजिनरी होंगे, तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं। अगर लिखा है 1/n तो इसको हम पढ़ते हैं एज nth रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज नोन एज द nth रूट ऑफ यूनिटी। और यहाँ पे आपको n रूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको n रूट्स देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं रूट्स की जो बात है, इसी में डी मोइरस थ्योरम हमारा यूज़ होता है। तो अभी निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये निकाल के भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ओमेगा की बात कर रहे थे, इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ हमारी हो चुकी थी, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको देखो 6 प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर कभी भी इस तरीके से दिया हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर p दिया हुआ है और ओमेगा स्क्वायर की पावर p दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से सीनरी बन रही है आपकी। तो इसकी खाली दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, वो वैल्यूज़ हैं आइदर 0 और 3, 0 और 3 ही होगी। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, p की वैल्यू 1 पे हो जाएगा। अगर मैं p की वैल्यू 2 भी रखूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा पावर 4 ओमेगा ही होता है, तो ये वैल्यू भी अगेन 0 आएगी। तो 0 कब आएगी, जब p बिलोंग नहीं करेगा 3k की वैल्यू को, और यहाँ पे 3 कब आएगी, जब 3k की वैल्यू को p बिलोंग करेगा। अब p यहाँ पे अगर 3 हो जाता तो मेरा काम हो जाता, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो k है वो इंटीजर है, k जो है वो इंटीजर है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। ये है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अभी देखा था हमने ये भी चीज़, हमने एक चीज़ और देखी थी 7th प्रॉपर्टी को, कि जो हमने x² + x + 1, यानी कि जो ये वाला था, इसके 2 रूट्स आएंगे। इसके जो रूट्स होंगे वो होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। सो व्हाट आई कैन से इज कि x² + x + 1 को मैं लिख सकता हूँ एज x - ओमेगा इंटू x - ओमेगा का स्क्वायर। इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है, ठीक है, x - ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी, और ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बेसिकली बेस्ड है, कि देखो 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, ये जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो 1, ये जो कहाँ गए कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, x = 1 1,0 में ले सकता हूँ, ये -1,2 -√3,2 एंड -1/2 √3/2, ये पॉइंट्स इन प्लेन है, ये आपके जो है वो पॉइंट्स इन प्लेन है, ठीक है, दिस इज पॉइंट्स इन प्लेन। तो ये ऑलवेज विल मेक, दिस विल ऑलवेज 1 ओमेगा स्क्वायर विल मेक
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मेशन करते हैं हमेशा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं, और 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर will always lie on a unit circle, ठीक है, एक यूनिट सर्कल पे ये हमेशा लाई करते हैं। तो व्हाट आई मीन बाय दिस, ये जो लास्ट 8th प्रॉपर्टी है इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखो, जो आपका पॉइंट 1 है वो 1,0 हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज पॉइंट 1। यहाँ पे आपका ओमेगा बन जाएगा, मैं यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, या बेटर, ओके। तो ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट आपका 1,0 हो जाएगा। ये आपका, क्योंकि ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, इसको ओमेगा स्क्वायर मैंने नाम दिया था और इसको ओमेगा नाम दिया था, ये 1 है। ये हमेशा इस तरीके से लाई करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पे अगर आप एक सर्कल का ड्रॉ करो तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमेशा इस यूनिट सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा इसको मैं ज़रा इधर कर दूँ, पूरा ही शिफ्ट करना पड़ेगा, दिस इज बेटर। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है आपका, ये 1 है, ये पॉइंट आपका ओमेगा स्क्वायर है, ये पॉइंट आपका ओमेगा है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम इस तरीके से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलवेज लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। तो ये जो 8th प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है आपके लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बढ़िया तरीके से एकदम। अब डी मोइवस थ्योरम से आप किसी भी चीज़ का रूट निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे रूट्स की बात कर रहे थे, 4th रूट और nth रूट, तो लेट्स कैलकुलेट द nth रूट ऑफ यूनिटी। लेट्स कैलकुलेट द nth root of unity, nth root of unity। कोडिंग हो रही है, ओके। लेट्स कैलकुलेट द nth रूट ऑफ यूनिटी, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसको जनरली ना उससे सॉल्व करेंगे, डी मोइवस थ्योरम से। विल सॉल्व इट विद डी मोइवस थ्योरम। अब अगर मैं z की बात करूं, मैं किसी भी नंबर को, मैंने बोला मैं किसी भी नंबर को लिख सकता हूँ समथिंग लाइक दिस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं किसी भी नंबर को लिख सकता हूँ एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आई कैन राइट इट एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस पूरे की पावर 1/n, क्योंकि मॉडुलस करोगे तो 1 ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको सिमिलरली ओके, कॉस थीटा देखो कैसे ये 1 बनना है, ये 1 कैसे बनेगा, ये 1 बनेगा जब इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं हो। इमेजिनरी पार्ट ना होने का मतलब क्या है, ये थीटा या नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, थीटा की जगह क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा। दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 0 डिग्री। तो 1 बनाना है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू आई। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था, एग्जैक्टली सेम वैल्यू मेरे को मिल रही है, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos of 0 plus 2k pi and plus में I sin 0 plus 2k pi, ठीक है। इस पूरे की पावर 1/n, इस पूरे की पावर जो है वो होगी 1/n, इस तरीके से, इस पूरे की पावर 1/n। तो डी मोइवस थ्योरम को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो हमने किया क्या, अब तक जो किया पहले उसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे पहले तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, वी कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म से मेरा काम ना चलता तो मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट में 2k पाई को अप्लाई किया, है ना, कि मैंने क्या किया, ऐड 2k पाई टू आर्ग्यूमेंट, है ना। इसके बाद
आई कैन अप्लाई डी मॉइवर्स थ्योरम, आई कैन अप्लाई डी मॉइवर्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉइवर्स थ्योरम मुझे यहाँ पे अब अप्लाई करना है। तो देखो होगा क्या, जीरो से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे जो n है वो आके डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ पे n है वो आके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस बिकम्स कॉस ऑफ 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n। ये वैल्यू हमें मिल गई इससे, ठीक है। ये क्या है, ये अभी भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो जनरल फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम k की वैल्यू रखते हैं, अगर मैं k की वैल्यू रखूंगा मुझे सारे रूट्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ k, पुट वैल्यूज, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ k। पुट वैल्यूज ऑफ k कहाँ से शुरू होगा, 0 से, 1 से, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो लास्ट मेरा रूट होगा वो n-1 होगा, जो आखिरी रूट होगा वो n-1, क्योंकि देखो n रूट्स हैं। किसी भी चीज़ को लिखोगे, जैसे पावर 3 थी तो 0 से शुरू होगा, 0, 1 एंड 2, लास्ट में ओमेगा स्क्वायर आया था, रिमेंबर लास्ट में ओमेगा स्क्वायर आया था। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू रखता जाऊँगा मुझे मेरे रूट्स की वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, देखो समझो, इफ़ आई पुट k इज़ इक्वल टू 0, है ना, k को अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो पहला जो रूट मुझे मिलेगा, मुझे जो z की वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी cos 0 प्लस आई साइन 0, है ना, प्लस आई साइन 0, जो एक्चुअल में 1 होती है, राइट। अभी देखा था एक रूट तो हमेशा ही होगा, 1 होगा। k को अगर मैं 1 रखता हूँ, समझो अगर मैं k को 1 रखता हूँ तो ये मिल जाएगा cos ऑफ 2 पाई अपॉन n, cos ऑफ 2 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n। तो इसका जो रूट होगा मैं इसको अल्फा बोलूँगा। तो इस तरीके से मैं k की वैल्यू रखता जाऊँगा, k को मैंने 2 रखा तो ये मिल जाएगा cos ऑफ 4 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 4 पाई अपॉन n, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर। तो ये जो 1 अल्फा स्क्वायर आता जा रहा है ये रूट्स ही आते जा रहे हैं। अब ये वैल्यूज चलती जाएंगी जब तक मैं k की वैल्यू लास्ट में n-1 नहीं रखता। सो इफ़ आई पुट n-1 तो एक जनरल फॉर्म देखो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, cos ऑफ 2 n-1 पाई डिवाइडेड बाय n, है ना, प्लस आई साइन 2 n-1 पाई, और ये n हो जाएगा। और ये जो रूट आएगा ये अल्फ़ा की पावर n आ जाएगा, ये जो रूट आएगा ये अल्फ़ा की पावर n-1 आ जाएगा, सॉरी अल्फ़ा पावर n-1। तो ये रूट्स मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारे के सारे रूट्स मिल जाएंगे। तो k की वैल्यू रखते जाओगे रूट्स मिलते जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब कोई भी nth रूट आप निकालने की कोशिश करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। तो अगर x लिखा है, x की वैल्यू लिखा है 1 की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, 1 की पावर 1 अपॉन n, इसके रूट्स होंगे हैज़ n रूट्स, इसके रूट्स होंगे n रूट्स होंगे। और वो रूट्स क्या होंगे, 1 होगा, अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा स्क्वायर होगा, अल्फ़ा क्यूब होगा, अनलेस लास्ट रूट अल्फ़ा की पावर n-1 नहीं आ जाता। तो ये आपके nth रूट होंगे। और nth रूट की प्रॉपर्टी वही होगी जैसे अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होंगी। पहली चीज़, पहली प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन सब का सम 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर n-1, इन सब का सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये बात याद रख लो। दूसरी बात यहाँ पे देखो, जो आपके रूट्स हैं 1 है, अल्फ़ा स्क्वायर है, जो आपके रूट्स हैं वो जीपी में, जो आपके रूट्स हैं वो जीपी में है, लेकिन जो आपके एंगल्स हैं 0, 2 पाई बाय n, 4 पाई बाय n, है ना, 2n-1, तो ये जो है वो एक एपी में है। तो रूट्स यहाँ पे जीपी में है लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी में है ना। तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब से लेके अल्फ़ा की पावर n-1 आर इन जीपी, ये किस में है रूट्स,
roots are in GP and argument are in AP। तो ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रूट्स आपके जीपी में है, आर्ग्यूमेंट्स आपके एपी में है। तीसरी प्रॉपर्टी, अल्फा की पावर एन ये हमेशा 1 होता है, अल्फा की पावर एन ये हमेशा 1 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे कि देखो यहाँ पे हमने क्यूब रूट में पढ़ा था कि एक यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे, एक ट्रायंगल बन रहा था, 3 साइड्स थी तो एक पॉलीगन बना था, मतलब 3 रूट्स थे तो पॉलीगन बना था विथ 3 वर्टेक्स ना, फिर 3 साइड्स ही बोल सकते हो। अगर 3 रूट्स थे तो 3 साइड का पॉलीगन भी बना था। तो जो हमारे ये n रूट्स हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये अल्फा की पावर n तक विल लाई ऑन अ रेगुलर पॉलीगन, विल लाई on a regular polygon of n sides। ठीक है, हमारे पास n sides होंगी, जो n-1 हो, of n sides। ठीक है, n sides होंगी इस रेगुलर पॉलीगन में। ठीक है, और जितने भी रूट्स हैं, all roots will lie on a unit circle। तो जैसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को करते हो उसी में ऐसा कर सकते हो। अब ये जो पॉलीगन है, देखो कैसा पॉलीगन बनेगा। मल्टीपल साइड आपको पॉलीगन बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दीज आर योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एन साइडेड पॉलीगन बनेगा। देखो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, फिर ये साइड हो गई, फिर ये हो गया, है ना। ऐसे आपकी n साइड्स बनती रहेंगी, n साइड्स, ये जो है आपकी टोटल n साइड्स हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पॉलीगन का क्रिएशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स। तो ये आपका देखो 1 हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा क्यूब हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट में जो आपका होगा वो अल्फा की पावर n-1 होगा। तो जितने भी रूट्स होंगे सब इस यूनिट सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस पे प्रॉपर्टी थी और क्यूब रूट यूनिट प्रॉपर्टी थी। 6 प्रॉपर्टी क्या थी भाई? 6 प्रॉपर्टी ये थी, जैसे ओमेगा की बात कर रहे थे, है ना, तो उसमें 6 प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हमने लिखी थी कि 1 प्लस अल्फा की पावर p, है ना। जनरली हमने अल्फा स्क्वायर की पावर p ले लिया था, अल्फा क्यूब की पावर p, और इस तरीके से ये प्लस में चलता रहेगा और अल्फा की पावर n-1 की पावर p आ जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इसकी भी 2 वैल्यूज पॉसिबल है। देखो इसकी भी 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, या 0 होगी या तो n होगी, 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब वो कब होगी 0 तब होगी जब p होगा नॉन मल्टीपल ऑफ n, और ये तब होगा जब p होगा मल्टीपल ऑफ n के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। p होगा नॉन मल्टीपल ऑफ n और n k का, ठीक है, और दोनों में k बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये वाली बात याद रखेंगे। ओके, और जैसे कि मैंने बोला कि ओके, 7th प्रॉपर्टी, अल्फा की पावर x की पावर n अगर ये 1 था, x की पावर n अगर ये 1 था, या -1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके रूट्स थे ना, 1 था, अल्फा था, एंड बहुत सारे जाके अल्फा की पावर n-1 थे, ये रूट्स थे। तो एक साथ ही लिख लो, ज़्यादा बेटर है। वेट, इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सो ऑन, अल्फा की पावर n-1। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को लिखना होगा x की पावर n-1 को फैक्टराइज करके, तो दिस कैन बी रिटन एज x-1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा का क्यूब, x माइनस अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टिल x माइनस अल्फा की पावर n-1। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमने बात कर ली nth रूट ऑफ यूनिटी की। आगे बात करते हैं ज्योमेट्री की, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी है, जैसे इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो सब होता है, वो सब है इसमें। तो लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला भी पता होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्लियर है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। सो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है डिस्टेंस फॉर्मूला, बता ही देते यार। तो पहली चीज़ है आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए भाई, देखो ये आपके पास आर्गन प्लेन है, ये आपका Z1 था, ये आपका Z2 था। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अगर आपको ये पॉइंट डिस्टेंस AB निकालना है, तो दिस डिस्टेंस AB इज़ नथिंग बट Z2 माइनस Z1, ठीक है। दिस डिस्टेंस AB इज़ नथिंग बट Z2 माइनस Z1, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरी बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। अब सेक्शन फॉर्मूला में भी देखो दो प्रकार की चीज़ें होती है, सेक्शन फॉर्मूला में भी दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं। लेट से आपके पास ये पॉइंट था ए बी पॉइंट है आपके पास, और ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है। और ऐसे ही आपकी एक ए बी लाइन है, ऐसे भी लाइन है, और एक पॉइंट P है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो m है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो m है, मतलब m/n में यहाँ भी ये डिवीजन आपका हो रहा होगा। तो पहला जो केस है, ये इंटरनल डिवीजन का केस है। ये जो केस है आपका, ये आपका इंटरनल डिवीजन का केस है, और ये वाला जो केस है ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है। अब द ओनली डिफरेंस जो नॉर्मल रियल नंबर उसमें, कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 हो गया, ये आपका Z2 हो गया, ये आपका Z1 हो गया, ये आपका Z2 हो गया, और आपको ये पॉइंट Z निकालना है, ये आपको पॉइंट Z निकालना है, ठीक है। जो पॉइंट है वो Z पॉइंट है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे Z निकालने के लिए जस्ट राइट, देखो जस्ट राइट, Z कैन बी रिटन एज m टाइम्स ऑफ Z2, m टाइम्स ऑफ Z2 प्लस में n टाइम्स ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, कोई इतना कुछ खास वाली बात नहीं थी, है ना, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे Z निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, अब m टाइम्स ऑफ Z2, है ना, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ m टाइम्स ऑफ Z2 माइनस n टाइम्स ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करो, आप फायदे में रहोगे। तो ये वैल्यू भी इस तरीके से आ जाएगी। तो इजी है, सेक्शन फॉर्मूला इज क्वाइट इजी, कैसे निकालना है समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्लियर है। तो पॉइंट P यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा, चाहे आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो, चाहे आपका इंटरनल डिवीजन हो रहा हो। तो ये डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमने समझ लिया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता, जैसे ट्राइंगल्स पे हम वर्क करते हैं तो ट्राइंगल्स के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल्स, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी का नाम दे दो, इसमें प्रॉपर्टी तो खैर बहुत सारी है, जनरल प्रॉपर्टी का नाम दे दो। आपके पास यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर A है जिसको हम लोग बोलेंगे Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर B है जिसको हम बोलेंगे Z2, एक है C जिसको बोलेंगे Z3। अब यहाँ पे जो A के सामने साइड होती है, इस साइड को बोलते हैं स्मॉल a, B के सामने साइड को स्मॉल b, और C के सामने साइड को स्मॉल c। ये जनरल नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब कुछ बातें हैं जो याद आनी है, ज़रूरी है। हम सेक्शन फॉर्मूला कर चुके, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। अगर मेरे को सेंट्रॉइड निकालना है, अगर मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3। इजी, जैसे हम करते थे नॉर्मल ज्योमेट्री में, यहाँ पे भी हमें वही करना है, क्लियर। ऐसे ही इन सेंटर का फॉर्मूला देखो, ऐसे ही आपके इन सेंटर का फॉर्मूला आ जाएगा a टाइम्स ऑफ Z1, b टाइम्स ऑफ Z2, c टाइम्स ऑफ Z3। a टाइम्स ऑफ Z1 प्लस b टाइम्स ऑफ Z2 प्लस c टाइम्स ऑफ Z3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये आपके इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही एक्स सेंटर निकालना है। अब इन सेंटर के बाद एक्स सेंटर के 3 फॉर्मूलेज होते हैं, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी।
इन सेंटर के बाद एक्स सेंटर के आपके 3 फॉर्मूलेज होते हैं, वो तीनों फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पे वी कैन फाइंड एक्स सेंटर्स, है ना, एक्स सेंटर्स, 3 एक्स सेंटर्स होंगे। इन सेंटर तो एक ही होता है बट एक्स सेंटर्स 3 होते हैं। वो तीनों एक्स सेंटर कैसे लिखते हैं, एक एक करके माइनस साइन लगाते जाओ, आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, राइट। जैसे कि एक एक्स सेंटर आपका आ जाएगा, एक्स सेंटर नंबर 1, लेट्स कॉल दिस एज E1, लेट्स कॉल दिस एज, यहीं पे लिख दें, लेट्स कॉल दिस एज E1। तो जो E1 होगा वो होगा -AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 डिवाइडेड बाय -A प्लस B प्लस C। ये एक एक्स सेंटर हो गया। E2 तीसरा एक्स सेंटर होगा, दूसरा एक्स सेंटर होगा AZ1 माइनस BZ2 एंड प्लस में CZ3 डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C। तीसरा एक्स सेंटर E3 की बात करते हैं, यहाँ पे E3 की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा लेफ्ट और करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ओके यहाँ पे E3 भी लिख लेते हैं। एक सेंटर्स के बाद हमारे पास बचेगा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर आ जाएगा। वैसे E3 में क्या लिखोगे, देखो E3 की अगर हम बात करें तो AZ1 प्लस BZ2 माइनस CZ3 डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C, ये आपके एक्स सेंटर्स आ गए। सिक्स्थ आपका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है, देखो ये भी आसान है। ऑर्थो सेंटर में हमें क्या यूज़ करते हैं, टैन यूज़ करते हैं, तो भाई टैन का यूज़ करेंगे। ऑर्थो सेंटर विल बी, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं इसको, ओके। सो ऑर्थो सेंटर विल बी, यहाँ पे लिख देते हैं tan A इंटू Z1 प्लस tan B इंटू Z2 प्लस tan C इंटू Z3 इंटू Z3, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये हो जाता है आपका ऑर्थो सेंटर। सेवेंथ चीज़ है जो आपका, दैट इज नोन एज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर कैन बी कैलकुलेटेड, सर्कम सेंटर कैन बी कैलकुलेटेड साइन ऑफ 2A Z1 प्लस साइन ऑफ 2B Z2 प्लस साइन ऑफ 2C Z3 डिवाइडेड बाय साइन 2A साइन 2B एंड साइन 2C। तो ये वैल्यूज़ आपकी सबकी आ जाएंगी, सारे ज्योमेट्रिकल सेंटर्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारे कंसेप्ट्स, हमने सारे फॉर्मूलाज और सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवाइज कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो आपके ऊपर बस साहब रिवीजन आप कैसे करते हो, क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्वियसली जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।